नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे। और इसमें देखो अपना डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एलिमेंट चल रहे थे। उसमें अपन ने लगभग थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि जो डी ब्लॉक से इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में और नीट एग्ज़ाम्स में या जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो उन इम्पोर्टेंट सवालों की अपन बात करते हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ये सब देखो, सबसे पहला सवाल है, सबसे पहली चीज वो है सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण पूरित डी कक्षक यानी 4d10 होता है सिल्वर के लिए, क्योंकि ये 4d श्रेणी का एलिमेंट है सिल्वर, और कॉपर के जस्ट नीचे होता है ना। 4d10 होते हैं ये डी कक्षक, क्या होता है? पूर्ण पूरित होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक ट्रांजिशन एलिमेंट है? 4d10 होना तो ट्रांजिशन की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपने को कहना है कि ये फिर भी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। तो देखो भाई, इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ पकड़ो, यहाँ से पहला सवाल है और इसका सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। तो सिल्वर है, ठीक। एजी के लिए क्या कह रहा है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बात करें तो 4d10 और 5s1 है। क्लियर ये चीज़? तो डी में 10 आने का मतलब ये होता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन देखो इसकी स्थितियाँ और भी हैं। ये इसकी कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था में बात कर रहे हो आप लोग, है ना। उदासीन अवस्था में जब बात कर रहे हो, फिर अपन बात करते हैं भैया Ag+ के रूप में भी होता है और Ag+2 की फॉर्म में भी होता है सिल्वर, ठीक है। जैसे Ag+ के रूप में आपका किस में पाया जाएगा? जैसे AgCl है तो AgCl में मिल जाएगा। लेकिन Ag+2 में आपका जैसे AgF2 ये कंपाउंड बनता है सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड में Ag जो है वो +2 की फॉर्म में होता है। भैया यहाँ देखो, देखें Ag+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाना है? 4d10, क्योंकि 5s से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, क्योंकि +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होना है। इस वजह से विन्यास क्या आ जाएगा? 4d10। 4d10 फिर भी क्या है? ट्रांजिशन नहीं आ रहा है अभी भी। लेकिन अगर अपन बच्चों Ag+2 कंडीशन में देखें, या जो कि AgF2 वाली जो कंडीशन है सिल्वर के लिए, उसमें आपको मिल जाएगा इसका विन्यास 4d9, क्योंकि +2 का मतलब क्या है? डी से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, और वो हो जाएगा 4d9। और 4d9 होना ट्रांजिशन की क्या है? शर्त है, संक्रमण तत्व की कैटेगरी में ये आ जाएगा 4d9। क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों, डी में अगर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर? इसके बाद की बात करते हैं अपन। अगला जो सवाल है वो सेकंड सवाल देखो। सेकंड सवाल दूसरा, वो क्या कह रहा? क्या कह रहा है भाई? कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन अवस्था, केवल फ्लोराइड व जो ऑक्साइड है उनमें ही दर्शाती है। वो क्यों दर्शाती है? इसका कारण पूछ रहा है कि कोई धातु अपनी ऑक्सीजन अवस्था या तो फ्लोराइड में या फिर ऑक्साइड में शो करती है, तो इसका क्या रीजन है? तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर। सेकंड सवाल है आपका, इसमें आपको ये देखना है कि जो फ्लोराइड और जो ऑक्साइड होते हैं उनके जो आकार होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। आकार छोटे होने की वजह से जो ये केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जो इनका एडजस्टमेंट है ना, एडजस्ट आराम से एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये जो आपका ये उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था शो करते। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये आपकी सेंट्रल मेटल है ना। अगर इसमें देखो बड़ी साइज़ के आते हैं तो बड़ी साइज़ के ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, है ना। लेकिन अगर छोटी साइज़ में रहेंगी चीज़ें तो फिर ज़्यादा परमाणु अटैच होने का चांस होता है, अटैचमेंट अच्छा रहता है, और एक विशेष ज्यामिति भी अपने को चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से अगर देखो यहाँ अगर छोटे पार्टिकल आते हैं, छोटे, है ना, ये एटम आते हैं, तो इजी वे में आराम से काफ़ी संख्या में जुड़ सकते हैं। इस वजह से अपन कहते हैं कि जो कोई भी धातु अपनी ऑक्सीजन अवस्था, उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था केवल फ्लोराइड और ऑक्साइड में ही शो करती है, क्योंकि उनकी संख्या, जुड़ने वालों की संख्या क्या आ जाती है? ज़्यादा हो जाती है।
इस वजह से बड़े होंगे तो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये इसका रीज़न है सिंपल सा कि फ्लोराइड, ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के जो आकार है, फ्लोराइड ऑक्साइड के आकार है वो छोटे होते हैं इस वजह से। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्रोमियम +2 अपचायक की तरह व्यवहार करता है, जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, जबकि दोनों का D4 विन्यास होता है। देखो क्लियर, क्रोमियम +2, देखो इधर क्रोमियम +2 और एक क्या है बच्चों Mn+3, दोनों का विन्यास क्या है D4 है, इसका भी क्या है बच्चों D4 है। ये किसकी तरह व्यवहार करने की बात कर रही है, देखो यहाँ से अपचायक, ये बात कर रही है अपचायक, और जो अपचायक होता है उसका स्वयं का क्या होता है, स्वयं ऑक्सीकृत होता है, या उसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है क्या, बिल्कुल सही। और ये किसकी तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक की तरह। स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है क्या, स्वयं का क्या हो जाएगा, अपचयन, रिडक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के जब भी इसका खुद का ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेगा भी। और मुझे बताओ, अगर क्रोमियम +2 अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या बनेगा, क्रोमियम +3 बनेगा। और यहाँ से अगर ये Mn+3 है, रिडक्शन होगा, इसका स्वयं का अपचयन होगा, तो अपचयन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, Mn+2 हो जाएगा। देखो इस कंडीशन में क्रोमियम, यहाँ पे तो क्रोमियम का विन्यास D4 है, इलेक्ट्रॉन निकलने से क्रोमियम का विन्यास क्या हो जाएगा, D3 विन्यास हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ D4 से ये कौन से में गया, D5 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ा है D5। और दोनों के लिए देखो D3 रहना, क्या रहना, D3 रहना जो है वो एक स्थायी विन्यास है, और यहाँ भी जो है वो D5 रहना भी क्या है, एक स्थायी विन्यास है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है D3 में, ये तो सिंपल है, अर्ध पूरित स्थायी विन्यास है। कौन सा विन्यास है बच्चों, अर्धपूरित स्थायी विन्यास, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये। लेकिन D3 भी स्थायी विन्यास ही है हालांकि, लेकिन ये T2G है। और T2G अपन ने समझा था बच्चों, देखो यहाँ ऐसे है ना, जब भी डी कक्षकों का विपाटन हुआ था, विपाटन की बात करते थे, तो इसमें क्या होते थे, 3 जो कक्षक थे वो कम ऊर्जा के होते थे, उन्हें T2G के नाम से जानते हैं, और जो ज़्यादा ऊर्जा के हैं उन्हें EG के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, और यहाँ T2G में जो अर्धपूरित स्थायी विन्यास की कैटेगरी में आएंगे, इस वजह से ये स्थायित्व को दर्शाता है D3 विन्यास। इस वजह से ये आपका अपचायक की तरह काम करेगा, यानी इसका स्वयं का ऑक्सीकरण होगा, और ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा Mn+3, क्योंकि इसका स्वयं का क्या होगा, अपचयन, जिसकी वजह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे दोनों ही। यहाँ D3 T2G स्थायी विन्यास आ जाएगा, और यहाँ D5 अर्धपूरित स्थायी विन्यास आ जाएगा। इस वजह से ये हो जाएगा। क्लियर, ये तीसरा सवाल भी आपका क्लियर। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल। चौथा, संक्रमण तत्वों के MP और BP यानी गलनांक और क्वथनांक के जो मान हैं वो उच्च हैं, बिल्कुल साफ, संक्रमण तत्वों के लिए उच्च होते हैं। जबकि यहाँ जो मैग्नीशियम और टेक्नीशियम है, दोनों एक ही समूह में आने वाले हैं, है ना, सॉरी मैग्नीज और टेक्नीशियम के अपनी श्रेणी में कम क्यों है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक के मान है अपनी श्रेणी में, हालांकि पूरे ज़्यादा कम तो नहीं है पर तुलनात्मक रूप से कम है अन्य से। हाँ, जिंक, कैडमियम और मरकरी की अपनी श्रेणी में न्यूनतम है, क्या, गलनांक और क्वथनांक की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका सिंपल सा रीज़न एक तो ये है, इसमें एक ही में 3 सवाल हैं वैसे। एक तो क्या कह रहा है, संक्रमण तत्वों के लिए MP और BP के मान उच्च होते हैं, तो इसका रीज़न तो बता ही सकते हैं, हालांकि ये तो कह तो रहा है कि होते हैं, लेकिन इसका रीजन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, ज़्यादा। और वही चीज़ है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थिति होगी तो बच्चों धात्विक आबंध क्या होता है, मजबूत होता है। ज़्यादा होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो धात्विक आबंध क्या होगा, प्रबल होगा। धात्विक आबंध या जो मेटेलिक बॉन्ड है प्रबल मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यहाँ किस पे डिपेंड करेगी चीज़, आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धात्विक बॉन्ड पर। धात्विक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। लेकिन यहाँ देखो मैग्नीज और टीसी के पास तो एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 5 है ना। एक तो है मैग्नीज और टीसी, इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कहें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है बेटा 5-5 है। तो अगर मैग्नीज और टीसी के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी जो है धात्विक बॉन्ड परबल बनना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात यहाँ ये है कि यहाँ इन दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना वो है D5 और D5, 5-5 है इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 5, जो कि कौन सा विन्यास है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास, अर्धपूरित स्थायी विन्यास। इस वजह से जो है ये आपका मैग्नीज और टीसी के अपनी श्रेणी में जो गलनांक और क्वथनांक की जो वैल्यू होती हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या होती हैं, कम होती हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला एक और इसी के अंदर देखो, जिंक, कैडमियम और मरकरी के अपनी श्रेणी में न्यूनतम है। जिंक, कैडमियम, मरकरी के अपनी श्रेणी में न्यूनतम क्या है, गलनांक और क्वथनांक। तो इसका रीजन भी सिंपल है भाई। देखो जो आपके जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं तो इनमें एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होता है। क्या नहीं होता इनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। किसमें, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, पारा, इन तीनों में ही क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं मिलते। इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं बनता है ना, धात्विक जो बॉन्ड है वो भी नहीं पाया जाता। अब धात्विक बॉन्ड ही नहीं होगा तो गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होगा, या फिर इसमें जो परमाणु हैं उनके बीच में, धात्विक जो परमाणु हैं उनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल होता है। इस वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर। इसके बाद में आओ 5वां सवाल क्या है, कॉपर के लिए एक विशेष बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया, गजब का। नीट में भी ये सवाल पूछा जाता है इसी टाइप का। कॉपर के लिए देखो इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और कौन सी कंडीशन, M2+/M। ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो धनात्मक बताता है ना। कॉपर +2 के हिसाब से बात कर रहा है और इसके लिए क्या कर रहा है, धनात्मक। इसकी वैल्यू भी है +0.34 वोल्ट। और इसका जो संभावित कारण क्या है ये पूछ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या होता है अभी बात करते हैं। इसने हिंट दे रखा है, संकेत, कि एक तो इसके लिए जो कणन एंथैल्पी की वैल्यू है वो उच्च होती है, कणन एंथैल्पी, और धातु के लिए जो कणन एंथैल्पी है और जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, दोनों एक ही होते हैं। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, निम्न आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी जो जलयोजन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या है, कम बता रखी है। इस वजह से जो है इस कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, धनात्मक। और देखो मेन इसको देखो 3 तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, कैसे, समझो बात हो। जैसे कोई भी आपकी धातु है, जैसे ये कॉपर है मेटल, और ये इसका ये जालक के अंदर जो है इसके एटम है, परमाणु है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि जो मेटल के अंदर जो जालक है आपका, क्रिस्टल लेटिस है ना, इसके अंदर जो एटम है ये आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनको अलग करना है आपको। तो भैया अलग करने के लिए जो एंथैल्पी है वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी होगी, जिसे कणन एंथैल्पी बोलते हैं, डेल AH0। और यहाँ देखो इन परमाणुओं को अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी का क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और एनर्जी का अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसे अपन बोलते हैं उष्मा शोषी, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उष्मा शोषी रिएक्शन होती है। और इसकी वजह से ये आपके जो एटम हैं ये गैसीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, और इसे अपन बोलते हैं कणन एंथैल्पी। कितने हैं टोटल, 4 × 12। तो ये आपके 4 4 8 और 2 10, ये 2 12 ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग हो गए। दूसरी चीज़ क्या है कि ठीक है आपने जो है इनको एनर्जी देकर, तो ये जो यहाँ जो अपना ये डेल्टा, ये जो आप कह रहे हो यहाँ से जो इसे बोलेंगे ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कह देते हैं इसको। और वास्तव में जो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, पहला काम देखो ये है,
ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी आपका ये, इसमें जो डेल्टा एच है या जो डेल ए एस नोड है, ये बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक वैल्यू आएगी, क्योंकि उसमें सोसी रिएक्शन है ये, तो उसमें सोसी में डेल्टा एच का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से आपकी ये जो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी या डेल ए एच नोड जो है वो पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़ ठीक, अपन ने परमाणु को अलग कर लिया, लेटिस से अलग कर लिया, उसके बाद में क्या करोगे, जो अलग अलग आपके जो एटम है उसके लिए क्या करोगे, एक मोल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो उसके लिए आयनन एंथैल्पी की बात करोगे, आयनन विभव की बात करोगे, क्योंकि उसके संयोजकों से इलेक्ट्रॉन को हटाने की बात करोगे, क्योंकि यहाँ ये क्या स्थिति है, कॉपर +2 बनाने की बात है। तो कॉपर +2 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, और देने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे और बाहर निकलेंगे। इसकी वजह से आपका ये जैसे कॉपर है, ये कॉपर कौन सी स्टेज में चला जाएगा, कॉपर +2 में। यहाँ कौन सी एनर्जी काम आ रही है, आयनन एंथैल्पी। यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी है वो है डेल IEH0। ये मानक अवस्था में अगर बात करें तो ये भी कैसी है बच्चों, ये भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ जो आयनन ऊर्जा है, आयनन एंथैल्पी है, इस कैटेगरी में क्या हुआ, यहाँ मतलब हुआ क्या कि परमाणु के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण किया गया, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाए गए। तो यहाँ भी जो है उष्मा शोषी रिएक्शन बनने की वजह से देखो, यहाँ भी कौन सी, उष्मा शोषी, ठीक है बेटा, यहाँ भी कौन सी, उष्मा शोषी, और यहाँ भी कौन सी है, उष्मा शोषी, दोनों ही जगह। तो यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, और यहाँ भी जो डेल्टा एच है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन यहाँ हालांकि एटोमाइजेशन एंथैल्पी के लिए उच्च बता रखी है, ये उच्च आएगी। तो ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ भी इंपॉर्टेंट अपनी जगह, और वो है क्या, जलयोजन ऊर्जा। तीसरी चीज़ है जलयोजन। जलयोजन कैसे, आपके पास कॉपर +2 है ना, तो इसका क्या करवाना है, जलयोजन करवाना है। कहने का मतलब है कि इसमें इसको अगर अपन जल के अणुओं से बात करें तो ये जल के अणु क्या करेंगे, इस कॉपर +2 के चारों तरफ इसको क्या करेंगे, घेरेंगे। जल के अणुओं के द्वारा क्या करेगा, घेरा जाएगा, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, यहाँ हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो यहाँ जलयोजन एंथैल्पी की जब बात कर रहे हो, जलयोजन ऊर्जा की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हीट निकलेगी, और हीट का निकलना जो है वो उष्माक्षेपी में आता है। क्या, उष्माक्षेपी, यानी उष्माक्षेपी मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या, नेगेटिव होता है साहब। इस वजह से यहाँ हालांकि इसके अकॉर्डिंग जो है ये पहले ही इसमें हिंट कर रखा है कि इसका जलयोजन ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, आपकी कम ऋणात्मक होगी। क्या होगी, कम ऋणात्मक, यानी हीट कम निकलेगी तुलनात्मक रूप से। और जो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी या जो कणन एंथैल्पी है वो क्या होगी, क्योंकि कणन एंथैल्पी और ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी एक ही होती है बच्चों। किसके लिए, जो भी आपकी ठोस धातुएं होती हैं उनके लिए। तो इस वजह से यहाँ अल्टीमेटली क्या है, इन सब चीज़ों को अगर अपन एक जगह मिला के बात करते हैं, कैसे, देखो अपने पास कितने प्रकार की एनर्जी है, 3 प्रकार की। तो अपन कह सकते हैं डेल HT टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में कौन कौन सी है, देखो अपने पास एक है डेल AH0 प्लस, दूसरी कौन सी आई है डेल IEH0 प्लस, लास्ट वाली कौन सी हुई है जलयोजन। तो जलयोजन के लिए ले लो हाइड्रेशन एंथैल्पी नोड लगा दो, ठीक है, तो इसे कह दो डेल हाइड्रेशन एंथैल्पी, ऐसे। तो यहाँ ऑलरेडी उसने कह दिया था कि ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा धनात्मक है। देखो उच्च है तो उच्च है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा धनात्मक है, और ये भी हालांकि पॉजिटिव ही है। और इसको क्या कहा है, कम ऋणात्मक कहा है, कम माइनस कहा है। ऑलरेडी ये अपने को हिंट में इसने दे रखा है। क्लियर। इस वजह से फाइनली जो आंसर इसमें बनता है कि भाई इसके लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की जो वैल्यू है वो धनात्मक आती है, और वो वैल्यू जो धनात्मक आती है उसकी वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ये बहुत शानदार लॉजिक है, जिससे कि अपन यहाँ बता पाते हैं कि इसके लिए जो
मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक है कि या ऋणात्मक है। ऑलरेडी कह रखा है कि धनात्मक है, लेकिन इसके संभावित कारण पूछ रहा है, तो कारण के लिए अपन 3 प्रकार की ऊर्जाओं की बात करेंगे। कौन कौन सी ऊर्जाओं की बात करेंगे बच्चों? एक होगी ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी या कणन एंथैल्पी, दूसरी होगी आयनन एंथैल्पी, और तीसरी चीज होगी कौन सी? जलयोजन एंथैल्पी, जिसे हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर? एक लास्ट सवाल और, ये सब एनसीईआरटी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सवाल हैं डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ये देखो क्या कह रहा है अपना यहाँ से, कॉपर +2 आयन जलीय विलयन में कॉपर +2 से अधिक स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल क्यों है कॉपर +2 आयन? तो देखो सीधा सा कारण ये है भाई, कॉपर +2 जो आयन है वो कॉपर प्लस के कंपैरिजन में छोटा होता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसकी वो क्या होता है? ज़्यादा छोटा होता है, और ज़्यादा छोटा होता है उसके लिए बेटा जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो जलयोजन एंथैल्पी क्या हो गई? ज़्यादा। और जलयोजन एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ जो डेल्टा H है वो क्या आया? ऋणात्मक। यानी ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। और याद रखना हमेशा, जहाँ जहाँ ऊष्माक्षेपी रिएक्शन अधिक होती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, वहाँ स्टेबिलिटी का चांस ज़्यादा होता है, स्थायित्व का चांस क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो कॉपर +2 के लिए सिंपल सा कारण है, जलयोजन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से कॉपर +2 आयन कॉपर प्लस से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आई होगी। स्टॉप लॉक।